वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार। तो हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में स्थित हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पठारों के वर्गीकरण की तो ये दो तीन प्रकार से होता है, जैसे कि अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार। ठीक है, किस प्रकार से बलों के द्वारा पठारों का निर्माण होता है और ये कौन से पठार होते हैं जो अंतर्जात बलों से उत्पन्न होते हैं। तो इनके वर्गीकरण में देखते हैं हम अंतर्जातीय, अंतरा पर्वतीय पठार और पर्वत पादीय पठार, तटीय पठार, ये सभी अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठारों के प्रकार में आते हैं। तो अगर आपसे क्लासिफिकेशन कभी पूछ लें तो आपको याद रहेगा तटीय पठार, पर्वत पादीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार और गुंबदा का पठार और महाद्वीपीय पठार, ये सभी आते हैं अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार में। इसके बाद कुछ ऐसे पठार होते हैं जो ज्वालामुखी से भी उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी का लावा निकलता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता होता वो किसी पठार का आकार ले लेता है। ठीक है ना, पठारी क्षेत्र बना देता है। इसमें भी बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार आते हैं, जैसे कि जलीय पठार, वायव्य पठार, हिमानी पठार, उत्स्यंत पठार, ये सभी बहिर्जात बलों से उत्पन्न होते हैं। जलवायु के आधार पर कुछ पठारों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि शुष्क पठार, आर्द्र पठार, हिम पठार। ठीक है, ऐसे पठार जो हिम क्षेत्र से आच्छादित है उनको हिम पठार कहेंगे। आर्द्र वाले क्षेत्रों के जो पठार है उनको आर्द्र कहेंगे। कुछ पठार बिल्कुल शुष्क होते हैं तो उनको शुष्क पठार कहते हैं। तो ये वर्गीकरण है जलवायु के आधार पर, बहिर्जात बलों के आधार पर और अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार। तो ये वर्गीकरण हमने देखा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख पठारों की कि भारत में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको मिलता है छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार झारखंड के क्षेत्र में है, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, मेघालय या फिर शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार, ये भारत के प्रमुख पठार हैं। तो इससे आपको एक चीज़ और स्पष्ट होती है, नामों से आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र पठारी इलाका है। कुछ पहाड़ी इलाका होता है, कुछ पठारी इलाका होता है। ठीक है ना, तो पठार जहाँ पर आप जैसे पठार और पहाड़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको जो दिखे, जिसका शिखर ऊंचा दिखे, ठीक है ना, ढलान वाला जो क्षेत्र दिखे वो पहाड़ होता है, और जो पठार है वो थोड़ा सा समतल होता है, इस तरीके का होता है, ये पठार कहलाता है। जिसका जो भू क्षेत्र है या फिर जो स्थल है वो थोड़ा सा समतल ही हो। इसके बाद कुछ और वन लाइनर दिए गए हैं जिनको हम कवर करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। अब ये बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि जो दक्षिण भारत, ये वाला जो महाराष्ट्र, यहाँ से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है ये। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो अब ये बताया जा रहा है कि दक्कन का पठार कैसे बना, रांची का पठार कैसे बना, ये पठारों के निर्माण कैसे हुए। तो कोयले के पहले निर्माण हुआ, क्रिटेशियस युग के दौरान दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ ज्वालामुखी उद्गार से। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी और छिछली घाटियाँ हैं, कुछ गोलाकार पहाड़ियाँ भी हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। ये दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ये चीज़ याद रखनी है। पूरा अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो दो मुख्य भाग, एक तो मध्य उच्च भूमि आ जाती है और दूसरा दक्कन का पठार आ जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि से जाना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश से होकर बहती, मध्य प्रदेश का कई सारा हिस्सा नर्मदा नदी क्षेत्र में आता है। और नर्मदा नदी की अगर आप देखें उत्तर की तरफ, तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार पड़ जाएगा। ये इंदौर, मांडू का इलाका हो गया, धारा, ये सब मालवा के पठार में ही आते हैं। तो मालवा का पठार हो गया, और ये अधिकतर आता किसमें है, मध्य उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और इसकी जो दक्षिण में स्थित है, मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है, ये इसकी विशेषता बताई गई है। और एग्जाम में ऐसे फैक्ट पूछ ले जाते हैं। जब यूपीपीएससी प्रश्न पूछता है तो ऐसे ही पूछता है कि आपको दे देगा एक लाइन, जैसे कि 2-3 कथन वाले प्रश्न दे देते हैं ना, उसमें पूछते हैं कि ये वाला कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या फिर कौन सा कथन सही है। तो वहाँ पर ऐसे फैक्ट डाल दिए जाते हैं।
जैसे कि आपको पठारों के बारे में पूछ लेंगे कि पठारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। दे दिया मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, तो ये कथन ऐसे दे देंगे या फिर इसमें परिवर्तित कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो चौड़ी पट्टी मिलेगी, पूर्व की तरफ जाएंगे तो थोड़ी संकीर्ण पट्टी मिलेगी। इसके अलावा मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं पूर्वी विस्तार को, जो पट्टी चौड़ी है, आप चौड़ी देखते हैं इसमें। बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड यानी कि जो मध्य प्रदेश का है, कुछ मध्य प्रदेश में आता है। बुंदेलखंड कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि मध्य प्रदेश का ये जो छतरपुर वाला इलाका है, इसके बाद झांसी और जालौन तक का क्षेत्र हो गया, ये सब बुंदेलखंड में आता है। बघेलखंड में रीवा का इलाका आ जाता है। ठीक है, ग्वालियर के थोड़े आगे से शुरू कर रीवा, ये सब बघेलखंड में आ जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार, अब यहाँ पर छोटा नागपुर पठार की बात हो रही है। छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि छोटा नागपुर पठार किस पठारी क्षेत्र का भाग है। तो दो भागों में बांटा गया है पठारी क्षेत्र को, तो ये मध्य उच्च भूमि का भाग है। ठीक है ना, दक्कन के पठार का नहीं है, मध्य उच्च भूमि का भाग है। यह पठार मुख्य रूप से झारखंड में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तक विस्तृत है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल ये जो श्रृंखलाएं हैं ये सब इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है ना, पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं और ये दक्कन के पठार का ही भाग आ जाता है। ठीक है, सतपुड़ा के जंगलों से शुरू हो जाता है सतपुड़ा की श्रृंखला, पठारी क्षेत्र ये हो जाएगा दक्कन के पठार में। उसके बाद महादेव, कैमूर, मैकाल ये जो श्रृंखलाएं हैं ये सब इसी का विस्तार है। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा मिलती है और इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं और ये बहुत अधिक खंडित और अपरदित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है और इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार कहते हैं। कार्बी आमलोंग पठार, उत्तर कचार पठारी के नाम से भी, पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो आपको मेघालय के क्षेत्र में मिलता है। गारो खासी, जयंतिया, कार्बी आमलोंग यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दंडकारण्य क्षेत्र की तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिला में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र किन किन राज्यों में फैला है। तो उड़ीसा में है इसका कुछ क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र का। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। यहीं पर धनबाद की खान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है और यहाँ पर लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए भी अच्छी उपयोगी नहीं होती। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम का है। विंध्यन की जो चट्टानें उन्हीं के समय के बने हुए हैं रोहतास के पठार, और खड़गपुर पठारियाँ धारवाड़ क्रम की हैं। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो हैं तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपसे जैसे ऑप्शन आपको दे दिए, 3-4 ऑप्शन दे दिए, पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम पठार है, कौन सा नई पहाड़ी है। तो जो गंगा का मैदान है, उत्तर गंगा का मैदान है, ये नवीनतम है और खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो धारवाड़ क्रम की हैं। रोहतास का पठार विंध्यन क्रम का है और उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ियाँ हैं वो तृतीय क्रम की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यह एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भारत के पठारों के बारे में जाना, भारत के जो पठार हैं उनका वर्गीकरण देखा, विशेषताएं देखी, उनसे संबंधित तथ्यों को देखा और पठारों का वर्गीकरण भी देखा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी हमारा UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए क्रैश कोर्स चालू हुआ है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन से डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा
हमारा RO का नया बैच लॉन्च हो रहा है। RO का एग्ज़ाम आपका लगभग दिसंबर में होने की संभावना है, तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हमारा न्यू पेड ग्रुप भी लॉन्च हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा UPSSC PET की वैकेंसी आ चुकी है। PET का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। 30 अगस्त तक फॉर्म डाले जाएंगे। 30 अगस्त तक के पहले आप सबको फॉर्म फिल कर देना है। और ये जो स्कोर कार्ड है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और स्कोर कार्ड इसका आपको एक मिलता है जो कि आपका और मेंस के एग्ज़ाम के लिए लगता है। जैसे कि आपका वीडियो की वैकेंसी आ जाएगी, इसके बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट की फिर से अगर वैकेंसी आई, लेखपाल की वैकेंसी आई, ठीक है। तो इसके तहत कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें स्कोर कार्ड UPSSC PET का लगता है। तो 2023 वाला जो स्कोर कार्ड है 24 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्म आपको 30 अगस्त के पहले फिल कर देना है। और अगर आप इसका पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8 अगस्त को हमारा चालू हो रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस क्विज भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। और सारा मटेरियल अपडेटेड रहेगा, बदलता हुआ जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।